कैसे हो बच्चों? तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट है वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। और तुम लोग तो अभी तक रटते आ रहे थे। क्या रट रहे थे कि अगर कोई लाइन है ए बी तो इनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता था, x1 y1, ये कोऑर्डिनेट हो जाती थी x2 y2। तो तुम्हें टीचर ने बताया था कि ए बी बराबर क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर बटे क्या, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तुमने यही रट लिया। तो केवल रटने से काम चलेगा। आज हम इसी को जानेंगे कि आखिर डिस्टेंस फार्मूला ये क्यों होगा। ठीक है, कुछ और क्यों नहीं हो सकता है, यही क्यों होगा। तो देखते हैं आज इस सेशन में हम यही जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे आएगा। चलो बच्चों, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आओ बच्चों समझो, हम यहाँ किसको देखेंगे, चलो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। सपोज करो ये एक लाइन है ए और ये एक लाइन क्या है बी। इसकी कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, x1 y1। इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। देखो मैं आते ही के साथ ये बताने लगा क्योंकि मैंने ये सोचा कि तुम्हें कोऑर्डिनेट पता होंगे। देखो बच्चों, हम जो कोऑर्डिनेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट जो वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना, कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं किस पे, ग्राफ पे किसी भी पॉइंट का एक लोकेशन होता है। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसको हम वाई डैश लिखते हैं, इसको हम एक्स डैश लिखते हैं। ये हमारा ज़ीरो है, ठीक है। इसके इधर निगेटिव, डाउन में निगेटिव, लेकिन अगर राइट साइड हम बात करें तो पॉजिटिव और अप साइड भी बात करें तो पॉजिटिव। तो बच्चों जब भी हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो किसी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होती है वो क्या होती है, x, y के फॉर्म में। किस फॉर्मेट में होगी, x, y। ये x क्या है तो x एक्सिस पे वो पॉइंट की दूरी क्या है और y क्या है, y एक्सिस पे पॉइंट की दूरी क्या है। रुको मैं ये तुम्हें पहले समझा देता हूँ। तो रुक जाओ, रुको मैं इसे इरेज नहीं करता, वो काम की चीज़ें हैं हमारी। देखो ऐसा समझो, अगर यहाँ कोई बच्चों पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेते हैं x नहीं लो, मान लो यहाँ एक पॉइंट है P। तो ये पॉइंट को हम कैसे लोकेट करते हैं, तो देखो यहाँ से हम देखेंगे ना कि ये यहाँ पे जैसे सपोज करो ये 1 2 3, इधर लोकेट 1 2 3 4। तो अब देखो जैसे ये पॉइंट है, यहाँ और भी हो सकते हैं 5, जितना मन उतना ले लो। यहाँ हो सकता है 4 5 6 7 डॉट आगे बढ़ता चला जाएगा, ये 0। तो देखो बच्चों, इस पॉइंट का अगर मुझे लोकेशन अगर मुझे बताना हो तो हम क्या कहेंगे कि x एक्सिस पर 3, x एक्सिस पर कितना तुम्हें जाना है, 3 जाना है, और ऊपर कितना उठना है, 4। तो x एक्सिस पे बढ़ना है 3 और y एक्सिस पे कितना, देखो ये जो तुम ऊपर जा रहे हो ये y की ओर जा रहे हो, ये इस पॉइंट से जो इधर आ रहे हो ये किसकी ओर है, ये x की ओर। ये जो पॉइंट है यही हमारा हो गया क्या, कोऑर्डिनेट। अब चूंकि कोई भी इसको क्या लिख सकता था बच्चों, कोई लिख देता इसको 4,3 भी लिख सकता था, या फिर कोई इसको 3,4 भी लिख सकता था। अब दिक्कत क्या होती है 3,4 या 4,3, क्योंकि जैसे ही कहा गया कि P का कोऑर्डिनेट लिखो तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। किसी ने पहले 3 लिख लिया, बाद में 4 लिख दिया, इसमें गलत क्या है। लेकिन दिक्कत ये है चूँकि जब दोनों तुम यहाँ ऐसे ले लेते हो तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर तुम सोचो कि तुमने ये वाली अगर तुमने ली है पॉइंट, तो इसमें क्या होगा कि अगर किसी ने y समझ के लिया है, सपोज डैट, यहाँ क्यों हम ऐसा फिक्स किए वो समझो। सपोज करो कि इस पॉइंट की वैल्यू तुमने क्या ले ली, 4,3। होती 4,3 नहीं, पहले हम किसको लिखते हैं, x को, बाद में y को। क्यों ऐसा करते हैं वो भी समझ लेने। मान लो मैंने ये गलत लिखा है 4,3,
या मैं यहाँ सही लिख देता हूँ और गलत बनाता हूँ। मान लो ये x पहले 4 बाद में हमने लिखा। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ये स्टूडेंट्स बोले कि सर क्यों हम x वाले को पहले क्यों लिखेंगे और y वाले को बाद में क्यों x वाले y के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होगा, क्यों उसके साथ भेदभाव, क्यों x वाले को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। तो और वही बात समझते हैं कि x वाले को प्रायोरिटी यहाँ देने का कोई हमारा y के साथ भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं बच्चों, इस बात का तुम ख्याल रखो। हमने यहाँ भेदभाव नहीं किया है और गणित किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, दोनों उसके लिए समान है, लेकिन यहाँ पे ऐसा करने का क्या पर्पस है वो मैं तुम्हें समझा। जैसे ये पॉइंट आई ना बच्चों 3 4, अगर इसी को कोई लिख देता 4,3 और वो कहता कि मैंने y पहले लिख दिया x पहले, लेकिन ये बात पता नहीं चलती ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P अगर लिखने के लिए कहा गया, उसने ये लिख दिया कि 3,4 लिखें या 4,3 लिखें, बात क्या है, कॉमा तो है, जोड़ तो जोड़ में भी जब यहाँ पे 3 + 4 होता है तो हम 4 + 3 लिख सकते हैं, बात तो बराबर है। तो कॉमा में क्या हो रहा है, कॉमा ही तो है, तो 3,4 को 4,3 लिख देते। तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर ये 4,3 तुम लिख दोगे तो कोई इसको ऐसा समझ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम जिस तरीके से तुमने समझ लिया कि तुमने ये y लिखा है, कोई समझ लेगा कि ये x लिखा हुआ है तो वो 4 पर चला जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा, और उसके लिए पॉइंट कहाँ आ जाएगी ये, और वो उसको लगेगा कि पॉइंट P यहाँ बन रही है और वो इसको ले लेगा 4,3। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे ये ऐसा था और यहाँ ये पॉइंट ऐसा बन गया। अब सपोज़ करो कि एक पायलट है जिसको एक पॉइंट जिस हवाई अड्डे पे उसको उतरना, उसकी कोऑर्डिनेट्स उसको दी हुई है कि आपको इतना जाना है लेफ़्ट y एक्सिस से और इतना जाना है, इतना अप जाना है x एक्सिस से और इतना राइट जाना है y से, या x पर ले जाना है आपको इतना और y पे इतना जाना है। अगर वो इस वैल्यू को लेगा तो उसको पहुंचना होगा सपोज डैट पटना, तो पहुंच जाएगा कहाँ बच्चों, झारखंड पहुंच जाएगा। तो तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे क्या लें, कोई इसको अगर आगे पीछे कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये दिक्कत हो ही ना, इसलिए ये अंडरस्टूड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कर दिया गया कि जब भी कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा तो पहले किसको लिखेंगे हम, x को। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है, सर पहले y भी तो लिखा जा सकता था। तो देखो बच्चों, अगर y पहले लिखा जाता तो तुम तब भी यही क्वेश्चन उठाते कि पहले x क्यों नहीं लिखा गया। और एक दूसरी बात कि अल्फ़ाबेट में पहले x आता है, फिर क्या आती है बच्चों, y आती है। तो इस वजह से भी हम x की पॉइंट को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे और y की पॉइंट को क्या लिखेंगे, बाद में। तो ये अब ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए ये बात फिक्स हो गई कि जहाँ भी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा तो पहले क्या लिखा जाएगा बच्चों, x। तो x पे कितना है 3 और दोबारा क्या लिखी जाएगी, y। अब मुझे यहाँ बार बार किसी को बताना नहीं पड़ेगा x3 और y4, जैसे ही ऐसा लिखा हुआ है अपने आप ये अंडरस्टूड है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x की है एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट किसकी, y की। I hope that you will understand what I am telling you. Okay students, now come to the point. I erase this. This is only to told you about the coordinates of any point. कि कोऑर्डिनेट्स जब हम लेते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्ट चैप्टर शुरू किया, मुझे लग रहा है क्योंकि एग्ज़ाम निकट है बच्चों, तो मैं सीधे काम की बात पे आ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये भी बताना ज़रूरी है। कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा, और आजकल के टीचर तो बच्चों के प्रश्न सुलझाते नहीं, वो तो बस निकलते रहते हैं। तो मैंने जो ये YouTube चैनल बनाया, ये इसीलिए बनाया कि बच्चों को कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उसके दिमाग में आए उसको यहाँ सॉल्यूशन मिले। इसलिए बच्चों मैं कहता हूँ कि आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और रीज़न जानिए। तो देखो बच्चों, अब तुम समझ गए यहाँ पे मैंने x1, y1 और यहाँ x2, y2 क्यों लिखा। यहाँ किसी के साथ मैथ्स ने कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ ये करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते, पहला एक स्थान फिक्स नहीं करते, तो ये गड़बड़ी हो सकती थी। कोई y ले लेता पहले, कोई x ले लेता, और हम जब किसी को कोई लोकेशन बताते तो गड़बड़ हो सकती थी। जो x होता वो कोई y समझ सकता था, जो y होता वो x समझ सकता था। इसलिए अब फिक्स जब कर दी गई तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी कोई पॉइंट होगी, कोऑर्डिनेट दी रहेगी, तो पहला अपने आप x हो जाएगा और अगला क्या हो जाएगा बच्चों, y। और बात करते हैं, आज हम जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ इसकी कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 ली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये बिंदु यहाँ पर कितनी दूरी पर है, x1 पर है, और यहाँ कितना है, y1 है।
यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ये देखो छोटा मैं लिख रहा हूँ लेकिन तुम समझो, ये y1 है और ये x1 है। समझ रहे हो बातों को? अब चलो और इस पॉइंट को भी इसी तरीके से देखो। तो मुझे बताओ, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 लिया है, तो ये x वाली एक्सिस पे यहाँ क्या होगा बच्चों? x2। और यहाँ क्या होगा बच्चों? y2। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? तो बताओ, किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट, अभी मैंने एग्जांपल में भी तुम्हें बताया बच्चों कि किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ x1 और ये y1 इसलिए मैंने लिया क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो मुझे इसको भी xy दिखाना था और इसको भी xy, तो ऐसे हम नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने 1 2 ले लिया। कोई xy इसको लेगा, इसको x डैश y डैश कर सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। तो चलो यहाँ तक तुम्हें कोई अगर दिक्कत नहीं है बच्चों तो मैं आगे बढ़ूँ। इसको क्या करो, इसको मिला दो ऐसे। अब मुझे बताओ, ये पॉइंट को हम ले लेते हैं, भी ये सी कर लेते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर इस पॉइंट की मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, क्या होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ है y, तो पहले तो x लिखेंगे, इस जगह पे है x2, तो ये x2 रहेगा, कॉमा ये क्या है बच्चों? y, तो ये क्या आ जाएगा? y1, क्योंकि ये पॉइंट इधर से क्या है? y1 दूरी पे, और इधर से किस पे है? x2 पर है। अब आओ बच्चों आगे की हम कार्रवाई करते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये कैसा एक ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल C पे 90 बन रहा है ना, तो BCA = 90। देखो बच्चों, जिनको भी ये बात नहीं समझ में आ रही कि सर C पे बन रहा है तो आप BAC क्यों लिख रहे हैं, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, सबको आती होगी, लेकिन जिनको भी कन्फ्यूजन तो वो जान लो बच्चों कि ये काम हम इस एंगल को स्पेसिफाई, जो तीन, जब किसी एंगल का नाम इस तरीके से 3 वर्टेक्स लेके किया जाए तो समझ लेना बीच वाला जो होगा वही एंगल की क्या होगी? वैल्यू होगी। और इस तरीके से लिखने का भी रीज़न है बच्चों, तुम ऐसा नहीं समझना कि ऐसा लिखते क्या, सी भी तो लिख सकते थे। तो देखो इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा लिखना पड़ता है। यहाँ पर तुम डायरेक्ट सी भी लिख सकते थे, लेकिन देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये 3 इस तरीके से नेमिंग की प्रचलन क्यों शुरू हुई, ये भी तुम लोग जान ही लो आज। जो सपोज करो ये है ए, यह है ओ, ये है मान लो बी, सपोज कर, इसको कुछ और ले लो, तुम ले लो सी ही ले लो, इसको एक लाइन हमने ड्रॉ की, समझ रहे हो बच्चों। अब सपोज करो मुझे ये एंगल दिखाना है 60 और ये एंगल दिखाना है 30, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ सी पर कितने एंगल बन रहे हैं? सी पे यहाँ 2 एंगल बन रहा है, एक 60 और एक 30। अगर कोई ऐसे सी बराबर तुमसे पूछे कि ये बताओ एंगल सी क्या बन रहा है, तो 30 जो बोलेगा वो भी बात सही होगी, और जो बोलेगा 60 वो भी बात क्या होगी? सही होगी। और जो इन दोनों को मिला के 90 बोलेगा वो भी बात सही होगी। या कहें तो 90 वाली ही बात सही होगी, ये आधी आधी सही होगी। आधी सही कहने का मतलब, ये सी की जब हम बात करते हैं तो 60, तो ये वाला पार्ट तो छूट जाता है हमारा। जब किसी ने 30 बोला तो सी का इतना भाग छूट गया, क्योंकि ये भी सी का ही भाग है, ये भी सी का ही भाग है। अब यहाँ पे होने लगी दिक्कत। अब कहीं सॉल्व करना होता था इधर से इस ट्रायंगल को, और सी की वैल्यू होती थी यहाँ पे 60, कोई ले लेगा 30 कि सी की वैल्यू लेनी है। मान लो ये फिगर बना हुआ है तब ना, ये फिगर नहीं है सपोज करो, और वहाँ लिखा हुआ है कि एंगल सी 30 है और 60 है, और आगे लिख दे कि एंगल सी आपको बनाना है इन ट्रायंगल इतना, तो तुम 30 भी ले सकते थे और क्या ले सकते थे? 60 भी। अब यहाँ मुझे ये बात बताने में, किसी को बताना हो कि 60 का ही यूज़ करना है, तो हम, मेरे पास कोई उपाय था, हम सी को अब क्या लिख सकते थे? c/2 तो नहीं लिखते, तो आधा हो जाता। तो हम क्या करें, क्योंकि यहाँ 45 भी नहीं कि c/2 लिख दिया जाए। तब इस परेशानी को दूर करने के लिए बच्चों, इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या किया गया कि
कहा गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इनका हमको नेमिंग थोड़ा सही ढंग से करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो दूसरी एंगल थी, तो अब देखो मुझे ये बताओ, इस 60 को अगर कोई लिखता है ई सी बी, अब इससे क्या होगा, एक रेंज आ जाएगा ई सी बी, तो कितना एंगल 60। ये ऐसे लिया जाता है क्योंकि कोई भी एंगल बनाने के लिए हमें दो साइड की ज़रूरत होती है बच्चों, और वो दोनों साइड जहाँ मीट करें। अब हम एंगल यहाँ से तो शुरू नहीं करते, यहाँ से ऐसा नहीं कि सी से बी या बी से ई, क्योंकि या तो सी बी या सी ई, हम ऐसे करके ऐसे आएंगे या ऐसे करके ऐसे जाएंगे। तो इसी चीज़ को ई बी सी को क्या लिखा जा सकता है, कोई इधर से अगर कंसीडर करे तो बी सी ई, तो बताओ बी से ऐसे जाना है सी से जाना है, इसके बीच में कौन सा एंगल है 60। अब यहाँ कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी ऐसा समझेगा कि 30 लेना है, नहीं लेना। अगर 30 को मुझे दिखाना हो तो हम सीधे क्या लिखेंगे, हम सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, तो 30 दिखाना है ना, तो ए सी ई, एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 30 लिखें, या कोई ई से शुरू कर सकता है, तो ई सी ए। बातों को समझ रहे हो बच्चों? तो एंगल क्यों इस तरीके से नेमिंग किया गया, ये तुम समझ पाए होगे कि यहाँ पे जब इस तरीके से एक ही पॉइंट पे जब दो एंगल, तीन एंगल बने लगे, तीन चार एंगल भी बनते हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है ना बच्चों, सपोज करो ये एक पॉइंट है ओ, एक लाइन यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और यहाँ आ रही है, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, यहाँ एंगल बन रहे हैं, यहाँ एंगल बन रहे हैं, यहाँ एंगल बन रहा है, और ये सारा पॉइंट तो सेंटर ओ ही है। अगर मान लो कि तुमसे कहा जाए कि बताओ एंगल ओ कितना होगा, कहीं लिखा हुआ है 50, कहीं लिखा हुआ है 60, इन सब का सम कितना होना चाहिए बच्चों, तो एक पॉइंट पर 360 बनता है। तो आओ चेक कर लेते हैं, 50 50 100, 60 60 120, 100 तो हो जाएगी कितनी 320, और 320 में 40 जोड़ देंगे तो 360। अब चलो, अब कहीं पे कहे यहाँ पे मान लो कोई भी ये पॉइंट है, मान लेते हैं हम यहाँ पे ए है ये, तो इसको कर लो सी। अब तुमसे बोले कि एंगल ए बताओ क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे कि सर 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 40 भी, 60 भी, 50 भी, ये कुछ भी हो सकता है इनमें से, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब तो ये पॉइंट पे ए ही है ना। लेकिन मुझे अगर केवल इसको दिखाना हो तो हम क्या दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, तो अब हम आसानी से लिख देंगे सी ए बी, तो अब यही एंगल होगा, अब इधर वाला कोई और एंगल नहीं होगा। तो हमारे लिए बताना कितना आसान हो गया, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम किसी भी एंगल को जो है उनको जिस पॉइंट पर उनको सेंटर में लेते हैं, और वो जिस लाइन से बने होते हैं उस लाइन के एंड पॉइंट से ऐसे करते हुए जाते हैं। चलो बच्चों, तुम समझ गए होगे कि एंगल क्यों इस तरीके से लिखते हैं। और मैं बात करता हूँ, तो हाँ, यहाँ पे बताओ इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ मैंने लिखा है बी सी ए कितना बाबू, तो बी सी ए, ये एंगल जो बीच वाला है वही एंगल कंसिडर करेंगे 90। अब 90 हमने ले लिया, तो अब मुझे बताओ ये क्या हो गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, तो ए बी स्क्वायर, तुम्हें पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हाइपोटेनस किसको कहते हैं, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो दो साइड बचते हैं, ये दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि थीटा कहाँ से, मान लो अगर यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर ये थीटा यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस। ट्रिगोनोमेट्री में मैंने ये बात अच्छे से समझाई है बच्चों, और मेरी ट्रिगोनोमेट्री की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है, तो आप जाके देखिए। मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई है आपको, और मैंने क्या पढ़ाया है, प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो और बच्चों लीनियर इक्वेशन बताया है। तो देखो
यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो बाकी के जो दो साइड हैं तो उनका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, ए सी का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगी बच्चों, बी सी के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बी जो दूरी है वो तुम्हें वो दूरी पता है कि ए बी कितनी है, वही दूरी हमें निकालनी है, यही तो हमें निकालनी है। अब मुझे बताओ ए सी, ए से सी तक की दूरी हमें पता है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, समझने का प्रयास करो। जैसे x2 की जगह मैं लिख दूं 8 और x2 की जगह मैं लिख दूं 2, तो A से इस पॉइंट तक की दूरी अगर मैं पूछूं तो तुम साफ साफ कहोगे कि सर यहाँ पर है 8, यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ तक है कितना 8, और यहाँ से यहाँ तक है केवल 2, तो इस पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, डैट मीन्स कितना 6। यानी किया क्या तुमने, यहाँ 8 में से क्या किया, इस 2 को घटा दिया। ठीक, यहाँ अब 8 नहीं देके x2 दिया हुआ और यहाँ 2 नहीं देके क्या दिया हुआ है, x1। तो ये जो दूरी है हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या आ जाएगी बच्चों, तो x2 माइनस ऑफ x1। कोई दिक्कत? तो मुझे बताओ ये दूरी तुम्हें पता चल गई, ये क्या हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1। कहाँ से कहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की। कैसे आई, समझ गए? अब ठीक वैसे ही मुझे बताओ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ट्रायंगल में BC भी तो मुझे चाहिए, BC की दूरी क्या होगी, तो तुम्हें पता है कि यहाँ से यहाँ तक में क्या पता है, तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये पूरा तुम्हें पता है ना बच्चों, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से हम कंसीडर करेंगे यहाँ, तो ये वैल्यू क्या है, y2 है। तो ये हम सिर्फ इस दूरी की बात करें बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, तो पूरी दूरी है y2 में से मुझे बताओ हम इतना घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे चाहिए, ये पता है, और यहाँ से यहाँ तक की पता है, मुझे इतनी पता करनी है, ये दूरी यहाँ से लेके ये B से लेके C तक की दूरी पता करनी है। तो ये पूरी दूरी में से अगर हम C से यहाँ इस पॉइंट तक की दूरी घटा देंगे, जैसे मान लो इसको मैं ले लेता हूँ L, इसको ले लेता हूँ, तो मुझे बताओ BM मुझे पता है, BM क्योंकि मुझे ये दूरी पता है कितनी है, y2 है, y2 लिए हुए हैं। मुझे ये दूरी भी पता है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ y1 है, लेकिन इनके बीच यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है, तो मुझे बताओ इस पूरे में से अगर हम y1 घटा देंगे, यानी y2 में से क्या घटा देंगे, y1, तो मुझे क्या ये दूरी नहीं मिल जाएगी बच्चों? ज़रूर मिल जाएगी। जिस तरीके से मुझे x2 पता था और x1 यहाँ से यहाँ पता था, तो इनके बीच के लिए मैंने x2 माइनस x1 किया था, उसी तरीके से ये पूरा मुझे पता था y2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये पता है हमें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y1, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 पता थी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2, और मुझे ये दूरी चाहिए, तो हम y2 में से y1 घटा देंगे तो मुझे BC की दूरी नहीं आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी, y2 माइनस y1। अब हम क्या करेंगे मुझे बताओ, AC की जगह पे हम क्या लिख देंगे, AC स्क्वायर की जगह बच्चों, तो A और C ये रहा, तो AC की दूरी लिखनी होगी ना, AC कितना है, x2 माइनस ऑफ x1, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि AC की दूरी तो x2 माइनस x1 ही थी, लेकिन यहाँ AC स्क्वायर है ना, तो AC की जगह उसकी वैल्यू उस पर स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ प्लस का साइन है, वहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, BC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1, लेकिन BC पर स्क्वायर, इसलिए इस पर भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर। अब मुझे बताओ बच्चों कि AB स्क्वायर की ये वैल्यू आई, और मुझे डिस्टेंस क्या मेज़र करना है, AB ना, AB स्क्वायर थोड़ी मेज़र करना है, तो AB बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, तो AB बराबर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बना देगा बाबू, रूट, तो पहले से यहाँ क्या है उपस्थित, जो भी है उसके ऊपर रूट लग जाएगा, x2 माइनस x1 का प्लस है, तो प्लस y2 माइनस y1 की क्या, यहाँ तो कोई डाउट है बच्चों? मैंने ये भी बताया था, ये तुम उतारो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करके एक चीज़ और बता रहा हूँ। तो तुम AB समझ गए, AB की स्क्वायर इधर आई तो रूट कैसे हुई, नहीं समझे तो मैं वो बताता हूँ कि ये रूट कैसे आता है। ये फ़िलहाल तुम समझ गए होगे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर कैसे है, यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, पहले इसको नोट कर लो।
अब हम सीधे इसका यूज़ करेंगे। तो कैसे आया, आप कोई दिक्कत तुम किसी को बता सकते हो ना बच्चों। चलो अब समझो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने अभी बात की कुछ कि यहाँ ए बी स्क्वायर, सपोज यहाँ समझो कि इस तरीके से एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं 16 है, तो तुम x बराबर क्या लिख देते हो बच्चों सीधे कि ये स्क्वायर इधर आई रूट। एक्चुअली में होता ऐसा नहीं है कि स्क्वायर उधर से उधर जाके क्या हो रूट हो, होता ये है कि हम यहाँ से ऐसा करेंगे कि दोनों साइड क्या लगा सकते हैं, दोनों साइड रूट लगा देंगे। अप्लाइंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे तो क्या आएगा बच्चों। अब ये देखो, ये काम तुम दोनों तरफ कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है इक्वेशन में हम दोनों साइड अगर इक्वल चीज़ जोड़ें, इक्वल चीज़ से गुना करें, इक्वल चीज़ घटाएं, इक्वल चीज़ से डिवाइड दें, कोई फ़र्क इक्वेशन पे नहीं पड़ता। उसी तरीके से अगर हमने इधर स्क्वायर रूट डाला है तो इधर भी हम स्क्वायर रूट डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं। याद रखना कि होल पूरे के पूरे इधर जितना भी टर्म होगा सब पे और इधर भी जितना टर्म होगा सब पे, ऐसा नहीं कि एक पे देंगे एक पे नहीं देंगे। अब यहाँ मुझे बताओ, इस रूट का स्क्वायर रूट की क्या प्रॉपर्टी है कि अंदर में जो चीज़ दो बार गुना हो उनमें से एक चीज़ बाहर आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4। अब यहाँ से एक्स बाहर आ जाता है और यहाँ से क्या आ जाती है बच्चों बाहर, ये हो जाता है हमारा आंसर। लेकिन आपको जो है ये बात नहीं बताई जाती, तो आप इस बात को समझो। लेकिन हाँ, अब इतना प्रोसेस हम नहीं करते, तो हम डायरेक्ट वही काम कर देते हैं कि इसको अगले स्टेप में x बराबर हम क्या लिख देते हैं, हम इतना नहीं लिखते, हम सीधे अगले स्टेप में ये कहते हैं कि ये क्या हुआ बच्चों, तो x जो है ये स्क्वायर इधर आई और रूट हो गई। एक्चुअली में दोनों साइड रूट डाली गई, लेकिन x पे स्क्वायर होने की वजह से x जो है बाहर आ गया, लेकिन 16 पे कोई स्क्वायर नहीं था इसलिए 16 अंदर है। लेकिन अगर हम इसको तोड़ के कोई चीज़ पे स्क्वायर ला दें या कोई चीज़ दो बार गुना कर दें तो ये बाहर आ सकता है। तो अब ये बाहर आएगा, ऐसे 16 बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन 4 के फॉर्म में आ सकता है बाहर। चलो बच्चों, तो इसको इरेज करूँ और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तुम समझ पाए होगे आज जो चीज़ मैंने बताई तुम्हें, ये चीज़ें तुम्हें ज़्यादा इतने डिटेल्स में कभी नहीं बताई जाएंगी बच्चों। तो और कुछ एग्जांपल, जैसे तुम्हें क्या दिया रहेगा बच्चों, ऐसा दिया रहेगा, एक एग्जांपल कर लेते हैं। दिया है यहाँ पे 2 3, ये दिया हुआ है 4 5। तुमसे कहा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। जब कोई भी एक लाइन, दो कोऑर्डिनेट तुम्हें दिए रहे हैं और दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रहे हैं, तो डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो ए बी। मुझे बताओ बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा x1 है, ये क्या है y1 है। तुम ये बात इधर लिख सकते हो, और ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो देखो, मैं जब यहाँ बात करूँगा, पहला हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला का पहले पैटर्न देख लो। अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला बच्चों, जो निकाल सकते हैं वो निकाल के आंसर भेजो। कौन पहले निकालता है देखिए ज़रा। फॉर्मूला ये था हमारा बच्चों, जिन्होंने भी नहीं उतारा है वो उतार लीजिए, और नहीं तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिए। चलो बच्चों, तो x2 कितना है बच्चों 4, तो 4 माइनस क्या करना है, क्योंकि x2 माइनस x1, तो 4 में से ये घट जाएगा 2, प्लस y2 माइनस y1, y2 है 5, y1 है 3। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना बच जाएगा 2, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर डालो, 5 माइनस 3 2, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर डालो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ से 2 बाहर निकाल देते, नहीं बच्चों, जब तक बीच में प्लस साइन है या माइनस साइन है, अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। अंदर से कोई भी चीज़ केवल गुना के फॉर्मेट में हो तो ही बाहर निकल सकती है, और अंदर कोई भी प्लस माइनस साइन नहीं होना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, प्लस 2 का स्क्वायर हो गई 4। अब यहाँ ये क्या हो जाएगी बच्चों 8। अब ये सिंगल टर्म आ गई, अब यहाँ निकाल सकते हो
8 को पहले तोड़ दो तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से रूल यही है स्क्वायर रूट का कि 2 को अगर अंदर सब के सब टर्म गुना में हो तो उनमें से सेम टर्म अगर कोई 2 बार है तो उसको एक बार बाहर लाया जा सकता है। तो 2 यहाँ पे 2 बार मुझे मिल रहा है तो हम 2 निकाल दिए, लेकिन 1 2 इसका कोई जोड़ीदार नहीं है तो ये अंदर ही रह जाएगा और इन पॉइंट के बीच की दूरी हो जाएगी 2√2। समझ पाए बच्चों? तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा इंटरसेक्शन या सेक्शन फार्मूला के बारे में बताऊंगा बच्चों, और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट।